करीब 193 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बड़ी खबर है वो ये कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग यानी जो देश के इतिहास में अब तक नहीं हुआ वो हो गया। मतलब जो ज्ञानेश कुमार जो कभी अमित शाह के बहुत करीबी अधिकारी थे, वो ज्ञानेश कुमार जो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 19 फरवरी 2025 को राजीव कुमार की जगह औपचारिक रूप से ज्ञानेश कुमार ने पद संभाला, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। लेकिन उन्हीं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का महाअभियोग आया है, एक बददुमा दाग। अब जो खबर आ रही है वो ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के ही सांसदों ने नहीं, जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं उनसे अलग भी सांसदों ने साइन कर दिए हैं, यानी जिनकी संख्या करीब 193 सांसदों की है। तो क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? इल्जाम क्या है, प्रक्रिया क्या है, नियम क्या है, आखिरकार यह नौबत आई तो आई क्यों? सब कुछ बताएंगे आपको सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन सबसे पहले जरा यह हेडलाइंस देखिए बैक टू बैक आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइंस क्या है? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट महाअभियोग प्रस्ताव के लिए 180 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। ये अलग अलग आंकड़े हैं क्योंकि अभी तक बात क्लियर नहीं है। अब आगे हेडलाइंस देखिए। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, नोटिस पर 193 सांसदों के हस्ताक्षर। अगली खबर, सीईसी के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर 193 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। यानी ये खबरें बता रही हैं कि अब बात महाअभियोग तक आ चुकी है। यानी जो खबरें छन छन कर सामने आ रही थी वो लगभग अब मोहर लग चुका है। मोहर लग चुकी है कि नोटिस पर 130 लोकसभा के और लगभग 63 राज्यसभा के सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं महाअभियोग पर। मतलब बड़ी बात वो ये कि ज्ञानेश कुमार के नोटिस पर हस्ताक्षर के लिए विपक्षी सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद पार्टी के सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बात यहां जरूरी है वो बताना आपको ये कि जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर आए, ये अभियान चला रहा है, उसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि खुद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी मतलब ममता दीदी की पार्टी कर रही है। अब जो इस नोटिस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है वो ये कि नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर बताया गया है कि 7 आरोप है, यानी कि 7 इल्जाम है ज्ञानेश कुमार पर। मगर जो बड़े आरोप है वो ये कि आरोप नंबर 1, भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। कौन? ज्ञानेश कुमार। दूसरा आरोप विपक्ष का एक बड़ा इल्जाम वो ये कि इलेक्शन फ्रॉड की जांच में जानबूझकर रुकावट डालना काम है इनका, ज्ञानेश कुमार का। आरोप नंबर 3, इल्जाम यह कि एसआईआर के जरिए बड़े पैमानों पर लोगों के वोट डालने के अधिकार से उनको वंचित करना। आरोप नंबर 4, चुने हुए विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के साथ गलत व्यवहार करना। इल्जाम यह भी कि बीजेपी के एजेंट की तरह ज्ञानेश कुमार काम करते हैं। और यह कई बार आरोप लगे हैं। बकायदा राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से मंचों से कहा कि ज्ञानेश कुमार मुझे तो सवाल उठाने पर नोटिस भेज देते हैं मगर अनुराग ठाकुर से कोई जवाब नहीं मांगते। जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उन्हें कोई भी नोटिस जारी नहीं होता। अब ऐसे में 2 बयान हैं हाल ही में ममता बनर्जी ने, जिन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग आएगा ही आएगा और टीएमसी उसकी अगुवाई करेगी। और दूसरा बयान खुद राहुल गांधी का। ये 2 बयान हैं। इन दोनों बयानों के मायने समझिएगा जो पहले ही संकेत मिल चुके थे। मगर अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि महाअभियोग तो आसानी से गिर जाएगा सदन में, तो फिर विपक्ष यह महाअभियोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्यों ला रहा है वो भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर है, लेकिन पहले जरा ये 2 बयान सुनिए। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है। मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। तो भाइयों और बहनों, इसके बाद उन्होंने क्या किया? इन्हें पता लग गया कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं, वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, परमिशन तो है।
रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। अब जल्दी से मैं आपको यह बता देता हूं कि हटाने की प्रक्रिया क्या है, क्या होती है वो प्रक्रिया, कैसे हटाए जा सकते हैं मिस्टर ज्ञानेश कुमार। फिर महाअभियोग क्यों विपक्ष लेकर आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों एकजुट हुआ है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मगर पहले प्रक्रिया देखिए, जो चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया होती है, दरअसल वो संविधान के आर्टिकल 324 के तहत यह अधिकार मिलता है। यानी कि भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के जैसे होती है, यानी संसद के मार्फत, यानी संसद के जरिए ही। पॉइंट नंबर 1, संसद में प्रस्ताव आता है, मोशन, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी एक सदन में कोई भी एक प्रस्ताव लेकर आएगा, कोई भी सांसद, और जो लाएगा प्रस्ताव उसकी संख्या कम से कम, सांसदों के समर्थन की संख्या लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसद होने चाहिए, लगभग 150 सांसद। फिर क्या होता है, पॉइंट नंबर 2, फिर यह होता है कि आरोपों की जांच होती है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद आरोपों की जांच के लिए स्पीकर कमेटी का गठन करता है, यानी स्पीकर जो ओम बिरला है वो कमेटी का गठन करेंगे। और तीसरा पॉइंट वो ये कि संसद में रिपोर्ट पर चर्चा होगी, यानी कमेटी जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सदन के टेबल पर, तब रिपोर्ट पेश होने के बाद संसद में इस पर चर्चा होगी, बहस होगी, और फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, और वो होता है चौथा पॉइंट, यानी कि आप ये कहिए कि चौथा चरण, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर संसद में मतदान होगा, वोटिंग होगी। दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होना बहुत जरूरी होता है, दोनों सदनों में, और सदन की कुल जो सदस्य होते हैं, संख्या होती है, उसका बहुमत होना बहुत जरूरी है। मतदान करने के सदस्यों का, यानी यूं समझिए कि 2/3 बहुमत होगा, तब जाकर ज्ञानेश कुमार कुर्सी से हटेंगे, या जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। अब ऐसे में पॉइंट नंबर 5 वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने दोनों सदनों के प्रस्ताव पारित होने के बाद मामला पहुंचता है कहां, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के दरबार में, और इसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करके मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकता है। यानी एक ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या संसद में विपक्ष का प्रस्ताव पास होगा, और इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, विपक्ष भी जानता है, एनडीए भी जानता है, और इंडिया पक्ष भी जानता है कि एनडीए के पास दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में विपक्ष का प्रस्ताव गिर जाएगा। तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार विपक्ष फिर ऐसा कर क्यों रहा है, यह जानते हुए कि प्रस्ताव गिरेगा। वो क्यों आखिरकार मोदी सरकार भी हरगिज नहीं चाहेगी कि अमित शाह हरगिज नहीं चाहेंगे कि ज्ञानेश कुमार पर चर्चा हो सदन के भीतर, देश की सबसे बड़ी संसद में। पॉइंट नंबर 1, अगर चर्चा होगी, अगर चर्चा हुई तो सदन में विपक्ष वो बातें बोलेगा, जो बातें बोलेगा वो सारी ऑन रिकॉर्ड दर्ज होंगी, देश की जनता के सामने आएंगी। जैसे कि चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया से लेकर, क्योंकि देश की जनता के सामने अभी कुछ बातें उस पर पर्दा डाला हुआ है, जैसे कि 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी, यही ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इनके बारे में आप जानते हैं क्या कि ये खुद गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम कर चुके हैं। ये उनके सबसे बेस्ट अधिकारियों में से एक थे। कब, 2016 से 2021 के बीच गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव पद पर रहे हैं। 2022 से सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर रहे। दोनों ही मंत्रालय अमित शाह के अधीन, समझ रहे हैं आप। और विपक्ष ये कहता है कि अमित शाह के ये खास आदमी है। अब सवाल उठेगा जब सदन में चर्चा होगी कि 2023 में अमित शाह और मोदी ऐसा कानून क्यों लेकर आए कि कानून के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त को वो शक्तियां दे दी गई, वो अधिकार दे दिए गए जो देश के राष्ट्रपति तक के पास नहीं। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, कोई बयान देने के बावजूद कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, पद से हटने के बावजूद भी। जो फैसले उन्होंने लिए उनके खिलाफ ना तो दीवानी और ना ही फौजदारी का मुकदमा चल सकता है। यानी जो शक्तियां देश के राष्ट्रपति तक के पास नहीं है, वो शक्तियां मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, वो शक्तियां मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को
मोदी जी ने सौंप दी। और ये अधिकांश बातें देश की जनता के सामने अभी पर्दे में है, और ऐसे में ऑन रिकॉर्ड जब ये बातें आएंगी तो देश की जनता बहुत कुछ जानेगी। फिर सवाल उठेंगे कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की जो बेटी है, जो नोएडा की डीएम बन गई है, आखिरकार इतने बड़े बड़े पदों पर इतनी आसानी से लोग कैसे पहुंच गए। तमाम तरह के सवाल उठेंगे। इसलिए मोदी जी हरगिज नहीं चाहेंगे, अमित शाह हरगिज नहीं चाहेंगे कि ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें देश की जनता के सामने आए। अब एक और बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि अगर राज्यसभा में नोटिस दिया जाता है तो राज्यसभा में कम से कम 50 मेंबर्स के समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक इसके बाद स्पीकर पर विचार करता है। यह बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि स्पीकर तय करेगा, विचार करेगा। यह उनका भी विशेष अधिकार, विवेक अधिकार होगा कि वो प्रस्ताव को मान सकता है या मानने से मना कर सकता है। अगर इस हफ्ते नोटिस दिया जाता है और उसे मान लिया जाता है तो बहस होने में महीनों लग सकते हैं। उस समय तक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पौंडीचेरी सब चुनाव खत्म हो जाएंगे। इसलिए हरगिज नहीं चाहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर यह बददुमा दाग लगे, और विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो ताकि जनता देखे कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने पद पर रहते हुए क्या किया। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता महाअभियोग लाकर विपक्ष ने क्या सही कदम उठाया या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।